भारत का इतिहास मुगलों के जिक्र के बिना अधूरा है। मुगलों का 300 साल का इतिहास एक ऐसा महाकाव्य है जिसने भारत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक इसी सफर पर निकलने वाले हैं। बाबर के शुरुआती कदमों से लेकर आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर के उस एकांत निर्वासन तक। हम देखेंगे कि कैसे एक साम्राज्य की नींव रखी गई, कैसे वो अपनी कामयाबी के चरम पर पहुंचा और फिर कैसे वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस इतिहास में गहराई से उतरते हैं। इस विशाल और जटिल इतिहास को आसानी से समझने के लिए हमने इसे उदय, चरम और पतन के एक बहुत ही स्पष्ट ढांचे में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे मुगल शासन की नींव से, फिर देखेंगे अकबर के दौर में हुआ बेतहाशा विस्तार, उसके बाद वो स्वर्ण युग जब भारत सच में सोने की चिड़िया था, और अंत में इस महान साम्राज्य का दर्दनाक पतन। सबसे पहले बात करते हैं मुगल शासन की नींव की। ये कहानी शुरू होती है बाबर से। दिलचस्प बात यह है कि बाबर कोई आम इंसान नहीं था। उसकी रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे महान मंगोल योद्धाओं का खून दौड़ रहा था। जरा सोचिए, महज 12 साल की उम्र में वो फरगना का राजा बन गया था। हालांकि पारिवारिक साजिशों ने उसे बेघर कर दिया, पर उसने हार नहीं मानी और 1504 में काबुल पर कब्जा जमा लिया। लेकिन उसकी नजरें कहीं और ही थी। उसकी मंजिल थी भारत की वो पौराणिक और असीमित धन दौलत जिसकी कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर थीं। और इसी तलाश ने जन्म दिया 1526 के पानीपत के पहले युद्ध को। ये कोई बराबरी की टक्कर नहीं थी। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना थी जिसमें 1 लाख सैनिक और 300 खूंखार हाथी थे, और दूसरी तरफ बाबर के पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था, बारूद और तोपखाने। और एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार बाबर को खुद लोदी के ही सगे चाचा ने भारत पर हमला करने का न्योता दिया था। जीत सिर्फ हथियारों से नहीं मिली। असली कमाल बाबर की बेजोड़ रणनीति का था। उसने मैदान में खाइयां खोदकर दुश्मन की रफ्तार धीमी कर दी, फिर एक रात के हमले का जाल बिछाकर लोदी की सेना को आगे आने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चमड़े की पट्टियों से बंधी बैलगाड़ियों की आड़ से तोपों के गोले दागने शुरू कर दिए। साथ ही बाबर के बेहद कुशल तीरंदाज भी मोर्चे पर थे। ये तीरंदाज 4000 पाउंड के भयानक दबाव के साथ हर 5 सेकंड में एक तीर छोड़ते थे, जो 600 मीटर दूर तक सटीक निशाना लगाता था। तोपों की गरज और तीरों की इस बौछार ने लोदी के हाथियों में ऐसी दहशत फैला दी कि उन्होंने मुड़कर अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया। बाबर के बाद दिल्ली की कमान उसके शांत स्वभाव वाले बेटे हुमायूं के हाथों में आई। लेकिन हुमायूं की किस्मत में शांति बिल्कुल नहीं थी। उसे कदम कदम पर अपने ही भाइयों की साजिशों का शिकार होना पड़ा। शेर शाह सूरी ने चौसा और बिलग्राम के युद्धों में उसे ऐसी करारी शिकस्त दी कि हुमायूं को 15 सालों तक भारत से बाहर दर दर भटकना पड़ा। काफी संघर्ष के बाद उसने अपनी सेना फिर से जुटाई और दिल्ली वापस हासिल की। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, दिल्ली जीतने के कुछ ही समय बाद अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर उसकी बेहद दुखद मौत हो गई। अब हम पहुंचते हैं दूसरे चरण पर, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार। हुमायूं की अचानक मौत के वक्त अकबर सिर्फ 13 साल का था। साम्राज्य की हालत बहुत नाजुक थी। लेकिन तभी अकबर के वफादार सेनापति बैरम खान ने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हरा दिया और साम्राज्य को फिर से स्थिर कर दिया। सच कहें तो मुगलों के सबसे महान युग की असल शुरुआत यहीं से होती है। अकबर की सोच इतनी दूरदर्शी थी कि उसने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य को 25 लाख वर्ग किलोमीटर के एक विशाल दायरे में फैला दिया। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इसे समझने के लिए 1568 के चित्तौड़ अभियान को ही ले लीजिए। पहाड़ी पर बने इस अभेद्य किले को जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था, पर अकबर ने हार नहीं मानी। उसने जमीन के नीचे लंबी सुरंगें खुदवाईं और दमिश्क स्टील से बने घातक हथियारों का इस्तेमाल करके उस अजेय किले को फतेह कर लिया। इतिहास में अकबर की पहचान सिर्फ उसके युद्धों तक सीमित नहीं है। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि अनपढ़ होने के बावजूद वो एक बहुत ही व्यावहारिक और धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके अलावा उसे वास्तुकला का भी गजब का शौक था। उसने फतेहपुर सीकरी नाम का पूरा एक नया शहर बसा डाला। इस शहर की इंजीनियरिंग आज के जमाने में भी हैरान करती है। पानी की कमी से निपटने के लिए वहां एक खास डैम सिस्टम बनाया गया था और किले की ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए काफी उन्नत मशीनों का इस्तेमाल किया गया था।
और इसी के साथ हम प्रवेश करते हैं मुगल साम्राज्य के तीसरे चरण में, यानी स्वर्ण युग में। अकबर के बाद सत्ता आई जहांगीर के पास। जहांगीर के बारे में मशहूर था कि वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और हाँ, इसी के दौर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत की जमीन पर कदम रखा था। लेकिन मुगलों का ये स्वर्ण युग अपने चरम पर तब पहुंचा जब जहांगीर के बेटे शाहजहां ने दिल्ली का तख्त संभाला। शाहजहां के शासनकाल में भारत की आर्थिक ताकत आसमान छू रही थी। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उस वक्त पूरी दुनिया में जितना भी उत्पादन हो रहा था उसका 1/4 यानी पूरे 25% अकेले भारत से आ रहा था। ये एक अकल्पनीय स्तर की आर्थिक शक्ति थी। उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। इस बेतहाशा दौलत का सीधा असर उस दौर की वास्तुकला पर पड़ा। शाहजहां ने इस खजाने का इस्तेमाल दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन और प्रतिष्ठित इमारतें बनाने में किया। आगरा की मोती मस्जिद, दुनिया भर में मशहूर ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दीवाने आम व दीवाने खास जैसी भव्य संरचनाएं इसी समय खड़ी की गईं। उसने अपने लिए बेशकीमती रत्नों से जड़ा एक मयूर सिंहासन भी बनवाया था। हालांकि जैसा कि स्रोतों में उल्लेख है, बाद में 1639 में जब ईरान के राजा नादिर शाह ने शाहजहां को हराया तो वो इस बेशकीमती सिंहासन को अपने साथ लूट कर ले गया। और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी चरण, साम्राज्य का पतन। यहां से ये कहानी एक बेहद हिंसक और अंधकारमय मोड़ ले लेती है। 1658 में शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब ने सत्ता के लिए भयानक बगावत कर दी। उसने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने बड़े भाई दारा शिको, जो कि असली वारिस था, की बेरहमी से हत्या कर दी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि औरंगजेब अपने भाई का कटा हुआ सिर अपने पिता शाहजहां के पास लेकर गया था। अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों को निष्पक्ष रूप से देखें तो औरंगजेब का शासनकाल उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता है। उस दौरान बड़े पैमाने पर मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिए गए, जबरन धर्मांतरण हुए और कई इलाकों में नरसंहार की घटनाएं दर्ज की गईं। इन नीतियों का नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में भारी असंतोष फैल गया। इसके विरोध में मराठा और राजपूत जैसे प्रमुख योद्धा गुटों ने एकजुट होकर बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिया। औरंगजेब अपनी जिंदगी के आखिरी सालों तक इन्हीं विद्रोहों से उलझता रहा और अंततः 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के जाते ही मुगल साम्राज्य के पतन की रफ्तार बहुत तेज हो गई। 1707 के बाद मोहम्मद शाह रंगीला जैसे बेहद कमजोर शासकों ने दिल्ली की गद्दी संभाली, जिनका ध्यान शासन से ज्यादा विलासिता पर था। जहां एक तरफ मुगल दरबार अंदरूनी कलह से खोखला हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश ताकतें भारत में अपनी जड़ें लगातार मजबूत कर रही थीं। आखिरकार 1857 आते आते दिल्ली में मुगल शासन पूरी तरह से खत्म हो गया। मुगलों के आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को म्यांमार निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उनका निधन हो गया। तो इस पूरे 300 साल के सफर को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया को ताजमहल जैसी अकल्पनीय सुंदरता दी, जिसने एक समय में विश्व अर्थव्यवस्था के 1/4 हिस्से पर नियंत्रण रखा, लेकिन साथ ही जो सत्ता के लालच में हुए भयानक रक्तपात, धार्मिक टकरावों और भाइयों के बीच क्रूर युद्धों की गवाही भी देता है। आखिर इस साम्राज्य की सच्ची विरासत को कैसे देखा जाए? ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जो हमें लगातार सोचने पर मजबूर करता है और इसके बारे में और जानने की उत्सुकता जगाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।